हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि हमने कल पढ़ा था लेक्चर 1 में पालमपुर के बारे में, तो उसका हमने कुछ पार्ट्स क्लियर कर लिया था। आज लेक्चर 2 में हम पालमपुर ही क्लियर कर देंगे। तो देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा फर्स्ट है फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। आज पालमपुर को किसी भी हालत में ख़त्म ही कर देना है, तो आज सारा टॉपिक ही पढ़ लेंगे, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में इरिगेशन का क्या स्टेज है आखिर। तो पहला कोस्टल रीजन या रिवराइन प्लेन जो है वहाँ पे वेल इरिगेटेड इरिगेशन है। इरिगेशन सिस्टम वहाँ का क्या है, ओपी है। क्या है इरिगेशन सिस्टम, ओपी है। और जो कोस्टल रीजन और रिवराइन प्लेन, अब ये क्या होता है, कोस्टल रीजन जो कोस्ट के इलाका में रहता है, तटीय इलाका जिसको कहते हैं, या उसको आप रिवराइन प्लेन भी कह सकते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ओके। ये एक एरिया है, यहाँ पर ऐसे नदी हमारा बहता है। एक नदी है जो यहाँ पे ऐसे बह रही है, ओके। तो आप इसका जो तटीय इलाका होगा, इसका जो तटीय इलाका होगा, ये हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा कहलाता है रिवराइन प्लेन। तो ये जो तटीय इलाका होगा ये हमारा कहलाता है रिवराइन प्लेन। क्या कहलाता है, रिवराइन प्लेन, ओके। यानी कि ये जो एरिया है, ये सभी क्या, ये पूरा एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया, और बीच से जा रही है हमारी नदी। तो उसका जो तटीय इलाका होगा, जहाँ तक वो तटीय इलाका फैला हुआ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिवराइन प्लेन। अंडरस्टूड, ओके। हाँ, तो आप रिवराइन प्लेन आप समझ गए होंगे। तो रिवराइन प्लेन में जो होता है वो वहाँ पे वेल इरिगेशन सिस्टम होता है। इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, ओपी होता है। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है। तो डेक्कन प्लेट्यू, जैसे कि आप सीधा ये समझिए कि इंडिया है। इंडिया का मैप तो सबको अपने दिमाग में याद होगा। तो इंडिया को अगर हम गुजरात के पास से एक लाइन ड्रॉ करें जो गुजरात को एकदम सेंटर से काट के जा रहा होगा, तो वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो नीचे वाला जो कॉनिकल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो यही है डेक्कन प्लेट्यू। वहाँ पे जो इरिगेशन सिस्टम है ये अच्छा नहीं होता, बहुत लो होता है। 40%, 40% कल्टिवेटेड लैंड जो है इंडिया में वो इरिगेटेड है, और जो 60% कल्टिवेटेड लैंड है जो जिसको इरिगेशन के लिए रेनफॉल का इंतजार करना पड़ता है, बारिश का इंतजार करना पड़ता है। तो यानी कि इंडिया में इरिगेशन सिस्टम वैसा अच्छा नहीं है, लेकिन रिवराइन प्लेन बहुत अच्छा है, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम ओपी है, ओके। हाँ, तो अब ये एक चार्ट दिया हुआ है, कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। कल्टीवेटेड एरिया जो है मिलियन हेक्टेयर में। तो ये आप इससे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो पहले सभी जानते होंगे, पहले ज़माने में तो ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ किया जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स में जो है कम वाटर का यूज़ होता था, और काउ डंग, गोबर जो है उसमें एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था। यानी कि ट्रेडिशनल सीड में कम वाटर का यूज़ होता था, और काउ डंग दिया जाता था उसमें एज अ फर्टिलाइज़र, खाद के रूप में। लेकिन आफ्टर लेट 1960s, 1960 के बाद, 1960 के बाद एक रिवॉल्यूशन आया था जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जो कि इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट देता था। किसमें, वीट और राइस में, वीट और राइस का खेती में, बाय यूजिंग HYV सीड। लेकिन ये HYV सीड जो है ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता था। अब देखिए क्यों 1916 में ये रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर में जो है लैंड फिक्स था कल्टीवेशन के लिए।
तो लोग ट्रेडिशनल सीड का यूज़ करते थे। तो अब जितना लैंड था उतना ही तो उन्हें आउटपुट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग तो उन्हें प्रोडक्शन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा, जिसके कारण किसान को जो है, कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्हें 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन था, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुछ किसानों को फ़ायदा नहीं होता था उसमें, तो वो अपना गुजर बसर कैसे करते। तो 1916 में ये रिवॉल्यूशन लाया गया था इंडियन फार्मर के द्वारा, सॉरी, ये लाया गया था, कोई व्यक्ति थे उनके द्वारा लाया गया और साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें इंडियन फार्मर को जो है वीट और राइस कल्टीवेशन करते थे और बहुत बेनिफिट होता था। वीट और राइस का कल्टीवेशन पे उन्हें बहुत बेनिफिट होता था। HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड का यूज़ करके उन्हें बहुत जो है फ़ायदा होता था। लेकिन अब जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उस चीज़ का नुकसान भी होता है। तो ये जो HYV सीड फ़ायदा ये देता था कि बेनिफिट्स देता था ये किसान को, लेकिन इसका जो नुकसान है ये बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता था, नीड मच वाटर। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो पालमपुर में जब ट्रेडिशनल सीड्स का यूज़ किया जाता था तो उन्हें पर हेक्टेयर 1300 kg कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता था। यानी कि जब वो ट्रेडिशनल सीड यूज़ करते थे तो उन्हें 1300 kg पर हेक्टेयर का जो है मिलता था प्रोडक्शन। लेकिन जब वो HYV सीड का यूज़ करने लगे तो 3200 kg पर हेक्टेयर का जो है उन्हें प्रोडक्शन आने लगा। देखिए आप देखिए डिफरेंस, 1300 kg ट्रेडिशनल सीड से आता था पर हेक्टेयर, अब उसी ज़मीन में HYV सीड का यूज़ करके उन्हें 3200 kg पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन होता है। तो HYV सीड का देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो HYV सीड जो है तो इससे हायर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है HYV सीड्स से प्रोडक्शन होता है वो भी हायर प्रोडक्शन होता है। कैसा प्रोडक्शन होता है? हायर प्रोडक्शन होता है। ओके, और ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इसे चाहिए होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, देखिए यहाँ से इसका निगेटिव पॉइंट क्या, केमिकल फर्टिलाइजर्स इसे चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, ये इसका बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है HYV सीड्स का। और इससे इरिगेशन फैसिलिटी भी अच्छी चाहिए होती है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में फार्मर जो थे पहले इस मेथड को अपनाए थे। सबसे पहले इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स जो है इस मेथड को अपनाए थे। अब ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स भी ज़रूरी है, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी इसे बहुत अच्छी चाहिए। HYV सीड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें उसमें देनी ही होगी। ओके, तो ये भी फिर से ये कुछ चार्ट है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ पल्स, प्रोडक्शन ऑफ वीट, जैसा दिख रहा है ईयर में। ओके, अब देखते हैं अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। तो एक साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था इससे लैंड का हो जाता था ओवर यूज। अब कैसे होता था? तो हरित क्रांति जब चल रहा था ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो केमिकल फर्टिलाइज़र का क्या हुआ था, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज़ था वो बढ़ चुका था, जिसके कारण जो फर्टिलिटी जो है लॉस हो चुका था। अब आप किसी भी ज़मीन में ज़्यादा केमिकल का यूज़ करिएगा तो उसका सिंपल सा बात है कि फर्टिलिटी, उसकी उर्वरता जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब अगला है ग्राउंड लेवल वाटर क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ग्राउंड लेवल वाटर डिक्रीज हो गया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर का यूज़ बहुत होता था उस चीज़ में। HYV सीड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वाटर का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण ग्राउंड लेवल वाटर जो है डिक्लाइन कर गया था, वाटर लेवल क्या हो गया था, डिक्लाइन हो चुका था। अगला टॉपिक क्या है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो टोटल फैमिली हमारा था 450, जिसमें से 1/3 फैमिली हमारे थे दलित्स जो थे लैंडलेस। अब टोटल फैमिली में से 240 फैमिली जो थी वो कल्टीवेट करते थे स्मॉल प्लॉट्स पे, जो कि था
2 हेक्टेयर से भी कम, जिसका आउटकम कम आएगा। अब जब 2 हेक्टेयर जमीन कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम है तो आउटकम कम आएगा, और आउटकम कम है तो इनकम भी तो कम होगा। हाँ, अब जो हमारा रेस्ट फैमिली था, जितना फैमिली बच गया यानी कि 60, अब उसमें थे लार्ज और मीडियम फार्मर्स, जिनको 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन था। अब ज़्यादा जमीन होगा तो मच प्रोडक्शन, और मच प्रोडक्शन तो मच मनी। लेकिन कुछ फार्मर्स, ये स्टार पॉइंट है, कुछ फार्मर्स जो थे उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन था, मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड। दैट मीन्स कि वेरी मच मनी, वेरी मच प्रोडक्शन तो वेरी मच मनी, वेरी मच आउटकम। यानी कि ये सभी बात से हमें ये पता चला कि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। अब चलिए इसे रिकैप करते हैं, तो सुनिए। तो पालमपुर में कितना फैमिली? 450 फैमिली। 450 फैमिली में हमारा 1/3 भाग जो था वो था दलित्स, जो लैंडलेस थे। अब उस 450 फैमिलीज में से 1/3 हमारा दलित, जो कि था हमारा लैंडलेस, जिसके पास जमीन था ही नहीं। 240 फैमिली के पास जो था 2 हेक्टेयर जमीन था, 2 हेक्टेयर से कम ही था, लगभग 2 हेक्टेयर मानिए। तो उस जमीन में उनका प्रोडक्शन भी कम होता था, जिसके कारण आउटकम भी बहुत कम आता था। अब जो रेस्ट फैमिली थे जो कि 60 थे, उसमें लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे, जिसमें उन्हें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन था, जिसके कारण प्रोडक्शन अच्छा होता था और मच मनी, आउटपुट भी बढ़िया आता था। और कुछ फार्मर्स तो ऐसे भी थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन था, कुछ फैमिलीज ऐसे भी थी जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन था। तो जायज़ सा बात है कि वेरी मच मनी। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था पालमपुर में। चलिए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। हाँ, तो देखिए, सपोज करिए कि ये है हमारा पालमपुर, ये है पूरा पालमपुर का लैंड। ये सिंपल सा लैंड मैप बना रहे हैं। अब इसमें किस ऐसा है जमीन का बंटवारा, ऐसे है जमीन का बंटवारा। ओके, हाँ, तो पालमपुर में सपोज करिए कि ऐसे जो है लैंड बटा हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे किसी को इतना प्लॉट है, किसी को इतना प्लॉट है, किसी को इतना प्लॉट है, तो किसी को इतना प्लॉट है, तो किसी को इतना प्लॉट है। ओके, किसी को बहुत ज़्यादा प्लॉट है, तो किसी को बहुत कम प्लॉट है, इतना सा प्लॉट है। तो इस सभी चीज़ से हमें क्या पता चलता है? इस सभी चीज़ से पता चलता है कि वहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कैसा था? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था। कैसे? किसी के पास इतना ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास इतना कम ज़मीन है, किसी के पास उससे भी कम ज़मीन है, किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, इतना सारा ज़मीन है उसके पास, किसी के पास इतना सारा है, तो किसी के पास इतना कम ज़मीन है। इसे अनइक्वल, रफली डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इक्वल नहीं है। ओके, तो ये था वो डायग्राम। हाँ, तो वो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर का एक शॉर्ट सा डायग्राम। तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करता है? तो देखिए, लैंडलेस फैमिलीज जो होते हैं, लैंडलेस फैमिलीज जो होते हैं, या फैमिलीज जो कि स्मॉल प्लॉट पे काम करते हैं, तो ये होते हैं फार्म लेबरर्स। क्या होते हैं? ये फार्म लेबरर्स होते हैं। अब लैंडलेस फैमिली तो उन्हें गुजर बसर करने के लिए फार्म में वो काम करते हैं, और जिनको स्मॉल प्लॉट होता है तो उसे आउटकम कम आएगा, तो वो भी फार्म लेबरर्स होते हैं, वो भी कहीं जाके काम करते हैं। अब जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं होता क्रॉप्स पे, उन्हें उसके बजाय उन्हें डेली वेजेस पे कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कोई किसी फार्मर ने किसी
के प्लॉट में इतना का फसल किया, लगभग समझ जाइए 1300 केजी पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में उसने 1300 केजी का जो है आपको प्रोडक्शन किया वीट का। तो ऐसा नहीं है कि उस 1300 केजी में उस जो है उसका हो जाएगा 500 केजी वीट उसका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका उस जो वो जो क्रॉप ग्रो करेगा उसमें 1 केजी भी उसका नहीं होगा, उसको उसके बजाय थोड़े से पैसे इंस्टीड पेड वेजेज, उसे कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। अब ये जो वेजेज है, ये जो वेजेज मिलता है उन्हें, ये भी अलग अलग प्रकार पे मिलता है। एक होता है रीजन टू रीजन, एक होता है क्रॉप टू क्रॉप, एक होता है वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर। अब रीजन टू रीजन कहने का मतलब क्या है? जैसे कि सपोज करिए बिहार में फार्म लेबरर्स का सैलरी आपको कुछ है, जितना हरियाणा में डिफरेंट होगा, यूपी से डिफरेंट होगा, पंजाब से डिफरेंट होगा। तो ये सभी रीजन अलग है तो उनका वेजेस भी अलग हो जाता है। क्रॉप टू क्रॉप, अब मान लीजिए आलू का, जैसे कि आप प्रैक्टिकली सोचिए, आलू का जितना प्राइस है कॉटन का तो उतना प्राइस नहीं होता है, दोनों का अलग होता है। तो आलू का जितना उगाएगा तो उसमें उसे अलग वेज मिलेगा, जितना वो कॉटन का उगाएगा उसमें अलग वेज मिलेगा। ओके, तो क्रॉप टू क्रॉप पे भी ये डिपेंड होता है। अब वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म, अब सपोज करिए कंपनी है, अब उस कंपनी में अकाउंटेंट का अलग सैलरी होता है, सुपरवाइजर का अलग सैलरी होता है, मैनेजर का अलग सैलरी होता है। तीनों का काम भी अलग होता है, एक्टिविटी तीनों का अलग होता है। उसी तरह फार्म में एक्टिविटी अलग अलग होता है, एक ही एक्टिविटी नहीं होता है कि सब एक ही काम करेगा, अलग अलग काम रहता है। तो उस काम के अकॉर्डिंग उसे जो है वेजेस मिलता है। ओके, और चौथा है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम करने का कितना घंटा काम करता है, कोई ओवर टाइम करता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब जो है अगला है, तो अगला है एम्प्लॉयड ऑन डेली बेसिस। अब डेली बेसिस पे काम करते हैं मजदूर। अब जैसा देखते होंगे टीवी और में भी कि मजदूर सब जो काम करते हैं तो अंत में, दिन के अंत में जो है उन्हें एक लाइन में, एक रो में जो है खड़ा कर दिया जाता है और सभी को डेली बेसिस का पैसा मिल जाता है। ओके, तो यही था ऑन द डेली बेसिस, एम्प्लॉयड ऑन द डेली बेसिस। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। फार्मिंग के लिए क्या कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है, कैपिटल का मतलब है पूंजी, पैसा। फार्मिंग के लिए क्या कैपिटल चाहिए हमें? आपको जरूरी नहीं है कि पैसा ही पूंजी होता है, और भी चीज़ होता है पूंजी। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसमें मच मनी का यूज होता है, पैसा का जो है यूज उसमें ज़्यादा। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मच मनी का रिक्वायर्ड होता है, मनी उसमें ज़्यादा लगता है। अब स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो बोरो लेते हैं मनी, बोरो का मतलब होता है कर्ज, किससे लेते हैं? मनी लेंडर से। छोटे किसान जो होते हैं वो जो मनी लेंडर है, कर्ज देने वाले, उनसे कर्ज ले लेते हैं, और वो जो मनी लेंडर है उन्हें कर्ज भी देता है तो हाई रेट पे इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करता है। अब स्मॉल फार्मर्स के लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें पुनः वो कर्ज जो है सूद समेत वापस देना, वो जो लोन लिए हैं उसे रीपे करने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्मॉल फार्मर्स है इसलिए। अब जो मीडियम फार्मर्स होते हैं तो वो सेविंग्स करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है तो सेविंग्स भी हो जाता है, और उन्हें कोई भी चीज़, मतलब कोई भी कर्ज लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है उन्हें। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन। सरप्लस का मतलब होता है जो प्रोडक्शन के बाद जो है आप अपने लिए रख लीजिए, जो प्रोडक्शन आया है आपको जितना नीड है, और उसके बाद जो बचा हुआ होता है, बचा हुआ जो ग्रेन होता है उसे सरप्लस कहते हैं। तो फार्मर्स जो है वो स्टोर कर लेते हैं क्रॉप फॉर होम या फैमिली, यानी कि जो बोले फार्मर जो है वो स्टोर करते हैं
कुछ क्रॉप्स को अपने खाने के लिए, अपने घर परिवार के लिए। अब उसके बाद जो सरप्लस क्रॉप बचता है, सरप्लस वही जो स्टोर करने के बाद जितना बच गया हो, सरप्लस क्रॉप जो होता है वो ट्रेड कर दिया जाता है, ट्रेडर्स के हाथों वो जो है उसे बेच दिया जाता है मार्केट्स में, अलग अलग मार्केट्स में, रिटेलर्स के पास, शॉपकीपर्स के पास, होल कीपर के पास, होलसेलर के पास, सॉरी होल कीपर बोल दिए, होलसेलर के पास, उनके जो नज़दीकी टाउन या सिटीज़ है वहाँ पे उन्हें बेच दिया जाता है। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं, बने रहिए। अगला टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पालमपुर में सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है। जैसे कि हमारा डेयरी हो गया, दूध का जो आपको प्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसे बेचना, वो सब होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। डेयरी यानी कि थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क। अब पीपुल जो हैं, लोग बेफेलो को क्या करते हैं, चराते हैं दिन भर, और बेफेलो क्या देती है, हमें दूध देती है। अब वो दूध को वो सेल कर देते हैं रायगंज में। कहाँ पर, रायगंज में कहाँ पर, एक कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर पे, जहाँ पे कलेक्शन भी होता है और चिलिंग सेंटर भी हो। कम का मतलब जहाँ दोनों चीज़ हो, जैसे कि टीचर कम स्टूडेंट, एक टीचर भी और एक स्टूडेंट भी, तो वहाँ पे CUM कम का यूज़ होता है। तो इस कलेक्शन और चिलिंग सेंटर जो है वहाँ पे स्टोर करता है, वहाँ पे वो बेच देते हैं दूध को, कौन, लोग। और वहाँ से जो मिल्क ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टाउन और सिटीज़ में, टाउन और सिटी में। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सेल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो पालमपुर में जो है 50 से कम, लेस देन 50 पीपुल जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके, अब ये जो 50 से कम पीपुल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं मेनली होम में या फील्ड में। अब फील्ड में कैसे, होम में तो समझते हैं कुछ भी कर लेंगे, फील्ड में कैसे। अब ऐसे समझिए, आप जो दीप बनाता है, तो दीप या मटका जो बनाता है तो उसे बाहर तो सुखाना पड़ता है ना, उसे गीला तो नहीं ही रखेगा, तो उसे सुखाने के लिए उसे फील्ड की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे होम और फील्ड दोनों लिखा हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड से होता है, बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड से होता है और स्मॉल स्केल पे होता है। और ये जो 50 पीपुल होते हैं इंगेज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फैमिली पीपुल होते हैं। ये 50 पीपुल जो होते हैं तो ये इंगेज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, फैमिली पीपुल होते हैं, ये फैमिली के ही लोग होते हैं ये सब। ओके, अब अगला टॉपिक है शॉप कीपिंग, दुकानदारी। ओके, तो बहुत कम लोग ही शॉप कीपिंग करते हैं, वेरी फ्यू पीपल जो है शॉप कीपिंग करते हैं। और ये जो है सामान खरीद के होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं, सिटीज़ के होलसेल मार्केट से सामान खरीदते हैं और गुड्स को जो है विलेज में बेच देते हैं, सामान को जो है विलेज में बेच देते हैं। अब ये शॉपकीपर जो है बड़े अच्छे दिमाग वाले हैं, दिमाग बढ़िया लगाते हैं। ये जो अपना जनरल स्टोर शॉप जो है, ये सभी चीज़ वो बस स्टैंड के नियर जो है, बस स्टैंड के नज़दीक खोलते हैं। और मेनली ये शॉपकीपर है बस स्टैंड के नज़दीक खोलते हैं जो दुकान, तो वो मेनली ईटेबल्स का होता है, ईटेबल्स खाने पीने की दुकान। ओके, क्यों, क्योंकि यात्री आएंगे, थके हुए आएंगे और वो उनके दुकान पे जाके खाना खाएंगे, इसलिए शॉपकीपर जो है ऐसा काम करते हैं। अब अगला है ट्रांसपोर्ट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हाँ, तो देखते हैं। तो पालमपुर में जो है ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट जो है पालमपुर का ये एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। अब यहाँ पे व्हीकल्स देखते हैं तो यहाँ पे क्या सब है, ट्रक्स है, कार्स है, टोंगाज है, बाइक्स है, बोगी है, बुलॉक्स है, बस है, जीप है, ट्रैक्टर्स है। इतने सारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स हैं, अवेलेबल हैं। तो ये एक
फास्ट डेवलपिंग सेक्टर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट को पालमपुर का। ओके, सो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप भेज दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा ही दीजिएगा प्लीज़।